हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज भाग 3 पार्ट 3 में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी हम करेंगे, चर्चा और व्याख्यात्मक विश्लेषण भी करेंगे। इन प्रश्नों के अंतर्गत आईएएस, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रख इसे तैयार किया गया है। हमें पूरा उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न, इसकी व्याख्या कई सारे प्रश्नों को तैयार करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। पहला प्रश्न हम लेते हैं कि शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात जिसे ओलापात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा है पीछे हट रहे मानसून और चौथा है शीतोष्ण चक्रवात। तो इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कश्मीर जो भारत में धरती का स्वर्ग माना जाता है, जहाँ पर विदेशी पर्यटक तथा देश के तमाम सारे पर्यटक जाते हैं, और यह उत्तरी कश्मीर क्षेत्र में जो ओलावृष्टि है उससे अत्यंत रमणीय स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें देखना है कि ये जो ओलावृष्टि है ये कहाँ से या उसका प्रमुख स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा है पीछे हट रहे मानसून और चौथा है शीतोष्ण चक्रवात। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ही वह कारण है जिसके कारण इसमें अधिक से अधिक वृष्टिपात कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, जो उसकी सुंदरता का भी एक कारण है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लंदन में एक एसोसिएशन या संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का क्या नाम है? यह प्रश्न आप बहुत लंबे समय से अपने अध्ययन में सोशल स्टडी के अंतर्गत जरूर किए होंगे। पहला ऑप्शन है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, चौथा है द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मित्रों, बड़ा इसका स्पष्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही होगा, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्योंकि 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में पॉलिटिकल, सोशल या साहित्यिक एवं इकोनॉमिकल विषयों पर चर्चा करना था, जहां भारत के भविष्य को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता प्राप्त हो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक, जिसे टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहते हैं, पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है असम का ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी, दूसरा है झारखंड और पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी बेसिन, तीसरा हिमालय पर्वत प्रदेश, चौथा है केरल की कार्डमम, जिसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा 28 का सी, अर्थात भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन पर कलाकोट तृतीयक। याद कर लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन पर कलाकोट तृतीयक, जिसे टर्शियरी प्रकार का कोयला क्षेत्र पाया जाता है, जो हिमालयी पर्वत प्रदेशों के क्षेत्रों से आता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः आप इसका उत्तर प्रश्न नंबर 28 का सी, इसका प्रश्न नंबर 28 का जो उत्तर होगा वो हिमालय का पर्वत प्रदेश, यानी प्रश्न नंबर 28 का सी प्रश्न जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसके अंतर्गत चूँकि पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें कि 26 जनवरी 1950 को भारत के जिस संविधान को लागू किया गया था, उस संविधान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया गया था। सर्वप्रथम 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर
3 स्तरीय पंचायतों की सिफारिश 1958 में की गई थी और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम इसे लागू किया गया, परंतु इसमें कई प्रकार की कमियां थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन जिसे 1992 में लाया गया था और उसके द्वारा संविधान में एक नई शेड्यूल या अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 प्रकार के विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया था। इस 29 प्रकार के विषयों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है गैर पारंपरिक ऊर्जा संस्थान। पहला ऑप्शन है गैर पारंपरिक ऊर्जा संस्थान, दूसरा है सड़कें, तीसरा है उच्च शिक्षा। मित्रों याद रखिए, यहाँ पर उच्च शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यह राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ पर याद रखिए कि उच्च शिक्षा यहाँ पर इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो याद रखिए 11वीं अनुसूची में जो उच्च शिक्षा के विषय में पंचायतों को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं मेरियाना खाई। मेरियाना खाई जो एक महत्वपूर्ण नाम है जो आप अक्सर के चर्चा में आता है, किस महासागर तल में स्थित है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दूसरा है पश्चिमी प्रशांत महासागर, तीसरा है पूर्वी प्रशांत महासागर और चौथा ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर। मित्रों इस चीज़ को याद रखिए कि जो मेरियाना खाई है वह प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर एक श्रृंखला के रूप में है। मेरियाना खाई विश्व की सबसे ज़्यादा गहरी खाई के रूप में भी, खाई यानी गर्त के रूप में भी जानी जाती है और यह फिलीपींस के पूरब में स्थित है। तो इस तरह से हमें इसका उत्तर स्पष्ट रूप से हो जाएगा 30 का सी, जो पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31 प्रश्न में है टकलाम कान मरुस्थल। टकलाम कान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मित्रों याद रखिए इसके 4 ऑप्शंस हैं। पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका के सहारा के दक्षिणी किनारे पर और तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, चौथा ऑप्शन है मध्य एशिया में। तो याद रखिए इसका सीधा स्पष्ट उत्तर है मध्य एशिया में। तो याद रखिए टकलाम कान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में पाया जाता है। इसको बड़े स्पष्टता से याद कर लीजिए, कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में पाया जाता है, क्योंकि टकलाम मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। इसका अधिकांश भाग चीन के द्वारा नियंत्रित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में पामीर पर्वतमाला तथा उत्तर में, ठीक चीन के उत्तर में बियतसान पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से इसका उत्तर स्पष्ट रूप से क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि श्लीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम। मित्रों कभी कभी वैज्ञानिक नाम से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निश्चित है कि यहाँ पर विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आपको स्पष्ट उत्तर बता देना जरूरी है। बुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई। याद रखिए 32 का ऑप्शन सी सही होगा और ये बिल्कुल आपको याद करना होगा, इसको ऐसे प्रश्नों को याद करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934। ये पुस्तक बहुत पुरानी है, बड़ी सुप्रसिद्ध है। पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही चर्चित है। ये प्रश्न है, इसके लेखक है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत में एक नई विचारधारा के जनक जिन्हें हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। तो द इंडियन स्ट्रगल ये कम से कम 2 से 3 बार आईएएस की भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आपको अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए जस्ता, जिसे जिंक नाम, रासायनिक नाम जिंक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके 4 ऑप्शंस हैं।
लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युती है, लोहे से सस्ता है, नीलाभ सफ़ेद धातु है, और चौथा ऑप्शन है ऊष्मा विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 35 में 4 ऑप्शंस में याद करिए कि लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युती है। क्योंकि जस्ता जो होता है लोहे की तुलना में अधिक धन विद्युती है। जिंक धातु का उपयोग लोहे को संचारण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि जिंक लोहे की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक होता है। लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने के प्रक्रम को यसद लेपन भी कहते हैं। यसद लेपन भी कहते हैं। लोहे की सतह के ऊपर जिंक धातु की पतली सुरक्षा परत वायु में आर्द्रता, जो वायु में नमी है, आर्द्रता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जिंक से अभिक्रिया करने के कारण जिंक कार्बोनेट क्षार बनाते हैं। चूँकि जिंक का मानक उपचयन विभव लोहे से कम होता है, अतः लोहा संचारित नहीं हो पाता है, अर्थात लोहे में जिंक आदि नहीं लगते। अतः इसका उत्तर मित्रों स्पष्ट रूप से होगा 35 का ए। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, पेयजल को शुद्ध करने के लिए यानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें रोगाणु मर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपद्रव्यों या अशुद्धताओं को घोल लेता है। तीसरा ऑप्शन है यह एक अपचायक है। और चौथा ऑप्शन है यह एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। तो मित्रों यहाँ याद रखिए, इसमें यह एक ऑक्सीकारक का काम करता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है तथा इसका उपयोग पानी को शुद्ध करके पीने योग्य बनाने में बड़ी सहायता होती। खासकर कुओं के पानी में जो स्मेल या बदबू आ जाते हैं उसको भी इससे दूर करने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता से अधिक मात्रा में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर पाई जाती है? तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, लेकिन याद रखिए हमेशा कभी कभी ऐसे प्रश्नों में हम गलती कर देते हैं, यहाँ पर प्रथम नंबर ना पूछकर दूसरे स्थान पर पूछा गया है। तो मित्रों इसका याद रखिए, इसका दूसरे स्थान पर आती है क्या? ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पर क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और जबकि ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा कि नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, अतः 37 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त या मोहम्मद बिन तुगलक नाम आते ही आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न आते हैं। कुछ लोग इसे पागल बादशाह भी कह देते हैं, परंतु यह एक बहुत विद्वान व्यक्ति था और इसका विद्वता ही असफलता का कारण बन गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। तो मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिखी गई जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप पहले ही एक बार में स्पष्ट कर लीजिए, इब्न बतूता। तो याद करिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ये प्रश्न कभी कभी यही पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? तो मित्रों इसका भी उत्तर याद कर लीजिए, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री। तो कभी कभी ये आता है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? अफ्रीका का यात्री था। तो याद रख लीजिए, कई प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सभी घटनाओं का अपनी पुस्तक रेहला में वर्णन किया है। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। याद कर लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। तो मित्रों, आंदोलनों से संबंधित एक प्रश्न प्राय आ जाता है, खासकर खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य लोअर ग्रेड की परीक्षाओं में, सबऑर्डिनेट परीक्षाओं में प्राय ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं, जहां आपको मैच भी करना होता है, उनके क्रम को सजाना होता है। ये क्रम दो प्रकार से होते हैं, एक
आरोही क्रम होता है जो, और दूसरा होता आरोही होता है। एक ज़्यादा से कम की ओर होता है, एक कम से ज़्यादा की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें पहला है मोपला विद्रोह, पहला मोपला, दूसरा बारदोली विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह जिसे आप जानते ही अच्छी तरह से, और चौथा है नमक सत्याग्रह। तो निम्नलिखित में से कौन सा तिथि क्रम आरोही क्रम, मित्रों यहाँ याद रखना होगा, आरोही अवरोही में कहीं उत्तर आपका गलत ना हो जाए, इसलिए इस क्रम को याद कर लीजिए। क्रम के अनुसार ही उत्तर हमको देना है। तो यहाँ याद कर लिए, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, दूसरा फिर पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, दूसरा फिर मोपला विद्रोह हुआ था, और फिर उसके बाद बारदोली सत्याग्रह हुआ था, और लास्ट में आप कह सकते हैं नमक सत्याग्रह हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लिया करिए। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो निश्चित कर लीजिए कि इसके वोल्टता को, वोल्टेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसके वोल्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे ट्रांसफार्मर वोल्ट की क्षमता को बढ़ाने में हमारे लिए क्या होते हैं? सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मित्रों, दो प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और एक भौतिक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की बात की जा रही है, तो याद करिए, पहला ऑप्शन है बालों का कटना, बालों का काटना, बाल को काट दीजिए फिर बाल बढ़कर बढ़ जाते हैं। दूसरा होता प्राकृतिक रूप से बाल सफ़ेद हो जाना, प्राकृतिक रूप से बाल सफ़ेद हो जाना। तीसरा है जल में रेजिन का फूलना, और चौथा है फल का काटना। तो मित्रों, बड़े ध्यान से इसको ध्यान से देखना है। बालों का काटना, जल में रेजिन का फूलना, फल को काटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन हैं, क्योंकि इनमें आकार में परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक रूप से बाल सफ़ेद हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्राकृतिक रूप से बाल सफ़ेद हो जाना ये रासायनिक परिवर्तन का क्या है? परिणाम है, जो दोबारा फिर नेचुरली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे स्पष्ट उत्तर हो गया आपका 41 नंबर का बी, सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? याद करिए, सूफी संतों की भारत में एक लंबी श्रृंखला है, तो इसमें प्राय आपको याद रखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये तो नाम आपने बहुत पुराना याद रखा होगा ये नाम, लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रश्न के अनुसार आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न में क्या है नहीं है, आप कभी कभी प्रश्न को पढ़ते पढ़ते याद कर लेते हैं। दूसरा बाबा फरीदुद्दीन जंगे सकर, तीसरा है निज़ामुद्दीन औलिया, ये तीनों को आपने एक सूफी संत के रूप में निश्चित रूप से पढ़ा होगा। और चौथा ऑप्शन है शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो निश्चित है चिश्ती संप्रदाय भारत का सूफी संप्रदाय माना जाता है, जो एक उदारवादी दृष्टिकोण के साथ भारत में लंबे समय तक अपनी विकासवादी प्रक्रिया के लिए कार्य किया है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर स्पष्ट रूप से हो जाएगा, 42वें प्रश्न का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटान, प्रश्न को हमेशा ध्यान से देखना होगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। प्रति फोटान अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। तो निश्चित है मित्रों, याद करिए, इसका उत्तर आपका होगा यक्स किरण। यक्स किरणों की तरंग प्रति जो है फोटान अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। इसका उपयोग जांच केंद्रों में हमारे, जैसे जब हम दांत वगैरह की जांच कराते हैं या हड्डियों के चित्रण के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, यक्स किरण इसका सबसे स्पष्ट उत्तर होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखने के लिए, निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है? मित्रों, ये प्रश्न बड़ा पुराना है, बड़ा पूछा भी जाता है। ये कौन सा ऐसा केमिकल है जो धोने के सोडे के रूप में भी जाना जाता है? और ये प्रश्न आप जूनियर हाई स्कूल से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसका सीधा उत्तर हम याद करा दें, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका होता है Na2CO3 10H2O।
का उपयोग, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और 10H2O का उपयोग धोने के सोडा के रूप में किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण रसायन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? मित्रों, इंद्रधनुष जो बचपन से लेकर आज तक आपके लिए एक जिज्ञासा का केंद्र रहा है। बचपन में जब बादल, बारिश, वर्षा का समय होता है तो आप इंद्रधनुषी रंग के तमाम सारे रंग बिरंगे चीज़ों को बड़ी जिज्ञासा से देखते थे, परंतु इसका एक साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का परिक्षेपण, दूसरा है प्रकाश का व्यतिकरण, तीसरा है प्रकाश का विवर्तन और चौथा है वायुमंडलीय धूल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इनमें मित्रों आपको अच्छे से याद करना होगा कि इंद्रधनुष का कारण है प्रकाश का परिक्षेपण। प्रकाश का परिक्षेपण क्यों है? इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो वर्षा के पश्चात जल की बूंदों में, जो जल की बूंदें हैं, जल की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, ये प्रकाश की तीनों क्रियाएं जो के कारण जो उत्पन्न होती हैं, इसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो गया हमारा ए हो गया। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न की श्रृंखला के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। मित्रों देखिए, एक बात आपको हमेशा कंपटीशन के लिए याद रखना होगा, कंपटीशन में प्रश्नों की कोई सीमा नहीं होती है। कंपटीशन लगातार सतत अभ्यास और कठोर परिश्रम पर विश्वास करता है। शॉर्टकट या सतही नॉलेज से परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर सकते, मन को खुश किया जा सकता है। इसलिए अच्छी परीक्षाओं को क्लियर करने के लिए आपको कंसेप्चुअल प्रश्न को तैयार करना होगा, अवधारणात्मक प्रश्न को तैयार करना होगा, क्योंकि अब आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि ताजमहल किसने बनवाया। ये 20 वर्ष पुराने प्रश्न हैं। आपको हर प्रश्न को कंसेप्ट के साथ तैयार करना है। तो इसलिए आप लगातार प्रश्नों की श्रृंखला में बने रहिए और अधिक से अधिक इसकी तैयारी करिए। हाँ, जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की श्रृंखला में लगातार वो बने रहें। और अपने मित्रों को भी ज़रूर आप, जो लोग अभी सूचित नहीं हो पाए हैं, उनको अधिक से अधिक सूचित करके शेयर करिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो।